सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी को गुड इवनिंग, मेरी तरफ से सभी को गुड इवनिंग। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि अब कल से थोड़ा क्लासेस चेंज कर दी है मैंने। देखिए, जो अभी वाली क्लास है वो अभी वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी, ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और जो क्लास सुबह लगती है, सुबह वाली जो 11:30 बजे जो क्लास लगती है वो भी यथावत रहेगी। लेकिन जो दिन को जेट वाली क्लास लगती है और केमिस्ट्री वाली क्लास लगती है वो क्लासेस अब नहीं लगेंगी। और उनकी जगह अब संडे टू संडे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। संडे टू संडे आपका टेस्ट होगा उसकी जगह। तो जब भी आपका टेस्ट होगा उससे 2 दिन पहले आपको टॉपिक बता दिया जाएगा या 3 दिन पहले आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। फिर उसका आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा बाकायदा। और आगे जो फ्यूचर में आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे जेट है, ICR है या BHU है, PAT है, उनका अब रूपरेखा उनकी तैयार की जाएगी। किस प्रकार से पेपर आता है उसी प्रकार का पेपर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जेट का फाइनल पेपर बनाया जाएगा, उसमें तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। PAT में भी तीनों होंगे। जिस प्रकार से जैसा जिस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसी प्रकार से आपका पेपर बनाया जाएगा। और बहुत ही जल्दी आपको एग्ज़ाम के लगभग 20 दिन पहले ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। वो बिल्कुल सिस्टम से होगा और बाकी संडे टू संडे भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो कुछ बदलाव किए हैं क्योंकि काम का स्ट्रेस इतना हो चुका है कि मुझे खुद को पता नहीं है। कुछ गलतियाँ मैंने ऐसे कर दी है जो मुझे पता नहीं है। आज सुबह मेरे से एक बाय मिस्टेक गलती हो गई थी। पपीते की किस्म बता दी थी मैंने, जबकि वो अनार की किस्म होती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो कल से केमिस्ट्री और जो जेट वाली क्लास है वो नहीं होगी और उनके स्थान पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट संडे टू संडे होगा। ठीक है, और आपके क्या सुझाव हैं वो सुझाव आप मेरे को दे सकते हो। आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, अगर नहीं है तो मांग लेना और मुझे सुझाव देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डाउन सिंड्रोम किससे होता है। अब सब डाउन सिंड्रोम से पहले आप सिंड्रोम को समझ लीजिए कि सिंड्रोम क्या होता है। देखिए, सिंड्रोम का मतलब होता है विशेष प्रकार के रोगों का समूह। विशेष प्रकार के रोगों का समूह क्या कहलाता है? विशेष प्रकार के रोगों का समूह सिंड्रोम कहलाता है। और किसी एक सिंड्रोम में एक से अधिक रोग पाए जाते हैं। एक सिंड्रोम में एक से अधिक रोग पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि डाउन सिंड्रोम किससे होता है, शरीर में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ जाता है जिससे डाउन सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 21वें गुणसूत्र की अधिकता से। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 21वें गुणसूत्र की कमी से। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा या सी है हमारा 21वें गुणसूत्र के टूटने से। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 21वें गुणसूत्र के जुड़ने से। बताइए जल्दी से, डाउन सिंड्रोम किससे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ही। बीच बीच में कुछ थ्योरी के टॉपिक्स भी इंक्लूड किए हैं मैंने, जो आपकी बहुत मदद करेंगे। 7-8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लीड देंगे एग्जाम में। जिसने एग्जाम दिया है इसका आंसर दिया है 21वें गुणसूत्र की अधिकता से, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अब क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। क्या है ये क्वेश्चन, क्या पूछा है, डाउन सिंड्रोम पूछा है। इसमें डाउन सिंड्रोम किससे होता है। तो देखिए, जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वां जो गुणसूत्र होता है उसकी एक कॉपी अधिक बन जाती है, उसकी एक फोटोकॉपी हो जाती है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हो। तो गुणसूत्र 46 की जगह 46 की जगह 47 हो जाते हैं। गुणसूत्र 46 की जगह कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। और उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 या ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को और क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 या ट्राइसोमी 21 भी कहेंगे। 21 में इसमें जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है और 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ये विशेष प्रकार के रोगों का समूह है। अब देखिए, अब जब ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो इससे क्या लक्षण होते हैं इसके लक्षण ये होता है, एक तो शरीर का विकास बहुत धीरे होता है। शरीर का विकास बहुत धीरे होता है। और दूसरा ये है कि जो चेहरा होता है, आदमी का जो चेहरा होता है आगे से वो छोटा रह जाता है और मस्तिष्क पीछे से फूल जाता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। आपने आपके अमूमन गांवों में कभी देखा होगा, भगवान ना करे ऐसी किसी को बीमारी हो, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब समझा दिया है मैंने, 21वें गुणसूत्र की अधिकता से या एक कॉपी से। अगला सवाल है, देखिए बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज मैं, आज बिल्कुल समय है, आज पूरा एक्सप्लेन करके आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। नेक्स्ट तो पूरी क्लास में बने रहना है, आपको बीच में छोड़कर नहीं भगना है, पूरी क्लास में रहना है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। रुधिर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ब्लड साइंस, सेकंड है ब्लडलॉजी, तीसरा है हिमेटोलॉजी और ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, रुधिर का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन किस शाखा में करेंगे? विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें करेंगे? ब्लड साइंस, ब्लडलॉजी, हिमेटोलॉजी या कोई नहीं? बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब दिया है हिमेटोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। अब देखिए इसके अंदर भी थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस कैसे हैं देखिए, रुधिर का जो अध्ययन होता है उसमें हम मुख्य रूप से उसके सीरम और रुधिर का अध्ययन नहीं करते हैं, सीरम और रुधिर की गति का अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ जो उसका कंपोजिशन होता है रुधिर का, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उस सब का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब उसकी गति का अध्ययन करेंगे या उसके अंदर जो सीरम होता है उसका अध्ययन करेंगे तो वो विज्ञान की एक अलग शाखा है, उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। क्या कहते हैं उसको सीरोलॉजी कहते हैं। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी कहलाएगा। रुधिर में हम सिर्फ क्या अध्ययन करेंगे? रुधिर का कंपोजिशन, कि रुधिर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जब इसकी गति का, इसका परिसंचरण की बात आएगी तो परिसंचरण का अध्ययन हम किसमें करेंगे? सीरोलॉजी के अंदर करेंगे, सीरोलॉजी। तो लिख लो कहीं पर, सीरोलॉजी में अध्ययन करेंगे रुधिर की गति का और हिमेटोलॉजी में अध्ययन करेंगे रुधिर के कंपोजिशन का, संगठन का, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल क्लियर है? अगर नहीं है तो एक बार और पूछ लेना आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्नर सिंड्रोम का कारण है। टर्नर सिंड्रोम का कारण पूछा है यहाँ पर। टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट है हमारा एक्स गुणसूत्र गायब होना, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा वाई गुणसूत्र गायब होना, ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा एक्स और वाई दोनों की कमी, और ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा एक्स गुणसूत्र की अधिकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के निकाल के लिए लाया हूं ताकि आपको बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं। पूरी क्लास में बने रहिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। जिसने जवाब दिया है इसका टर्नर सिंड्रोम का एक्स गुणसूत्र के गायब होने का, बिल्कुल सही जवाब है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो किससे होता है? जब गुणसूत्रों के सेट से एक्स गुणसूत्र गायब हो जाता है तो उस अवस्था में क्या हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी पहले जो मैंने बताया था वो डाउन सिंड्रोम था। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था? डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की कॉपी बन जा रही थी। अब इसमें क्या हो रहा है? जो एक्स गुणसूत्र है वो ही गायब हो गया। अब आप जानते हो कि एक्स गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्स गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है एक्स गुणसूत्र। और इसमें क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की जब कमी हो जाती है तो ये मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ जो रोग है, अब आपको पता है कि एक्स गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो ये गुणसूत्र जो है, ये रोग जो है टर्नर सिंड्रोम, ये सिर्फ महिलाओं में ही होता है। किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही होता है। और इसकी अगर खोज का श्रेय पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इस रोग की खोज की थी हेनरी टर्नर ने। किसने की थी? हेनरी टर्नर ने इसकी खोज की थी। टर्नर सिंड्रोम इसका नाम है। एक्स गुणसूत्र इसमें गायब हो जाता है, लिंग गुणसूत्र इसमें गायब हो जाता है, और ये सिर्फ महिलाओं के अंदर ही होता है। आज फुल एक्सप्लेनेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए पूछा है, ध्यान से देखिए, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किससे होता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन उत्परिवर्तन तो मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था। अब यहाँ पर पूछा है उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं, किससे होता है? अब ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा गामा किरणों से, ऑप्शन नंबर तीसरा है ए और बी दोनों से, और ऑप्शन नंबर चौथा है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किससे होगा? पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, पूरी क्लास में बने रहिएगा, मेरा यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा। सारे क्वेश्चंस गोल्डन क्वेश्चंस हैं। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। उत्परिवर्तन किससे होता है? अगर प्राकृतिक उत्परिवर्तन की बात पूछी जाए या म्यूटेशन की बात पूछी जाए तो वो होगा पराबैंगनी किरणों से। मोस्टली 90% पराबैंगनी किरणों से ही होगा। अगर आर्टिफिशियल आपको उत्परिवर्तन करवाना है, म्यूटेशन करवाना है, तो फिर आपको गामा किरणों की सहायता लेनी पड़ेगी। किनकी? गामा किरणों की सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब देखिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला सवाल था, इसीलिए मैंने आज जो साइंस की 2 ब्रांचेस को ऐड किया था। अभी मैंने आपको बताया था रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मैंने बताया था रुधिर का अध्ययन आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। जिसने जवाब दिया है हिमेटोलॉजी,
जवाब नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। हिमेटोलॉजी, जो रुधिर का अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। अब यहाँ पर पूछा है उत्तकों का अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी तो आपको पता चल गया रुधिर का अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर सी है कोरोलॉजी और डी है हमारा डेंड्रोलॉजी। बताइए जल्दी से, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जिसने हिस्टोलॉजी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? उत्तकों का अध्ययन करते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारा जंतु विज्ञान के जनक। तो बताइए जल्दी से, जंतु विज्ञान के जनक। कुछ क्वेश्चंस इजी भी ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं। बताइए जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, लिनियस है, लेमार्क है या फिर डार्विन है? बताइए जल्दी से, अरस्तु, लिनियस, लेमार्क या डार्विन, जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? बताइए जल्दी से, ऑप्शन 1 2 3 4। जिसने जवाब दिया है अरस्तु, बिल्कुल सही जवाब है। जो जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, वो माने जाते हैं अरस्तु। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पोरीफेरा संघ का लक्षण है? पोरीफेरा संघ का लक्षण पूछा गया है, आपसे बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बहुकोशिकीय होते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा छिद्र युक्त होते हैं, तीसरा है उत्तक का अभाव होता है और ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। अब बताइए जल्दी से, पोरीफेरा संघ का कौन सा लक्षण है? इनमें से कौन सा लक्षण है जो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है? बहुकोशिकीय, छिद्र युक्त, उत्तक का अभाव या फिर उपरोक्त सभी? 1 2 3 4। देखिए जिसने डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो पोरीफेरा होते हैं उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें छिद्र पाए जाते हैं और उत्तकों का अभाव होता है। उत्तकों का क्या होता है? अभाव होता है। ये विशेष प्रकार से इस प्रकार से समझ सकते हो आप। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए ये जो जीव होते हैं ये सामान्य बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं और उनमें उत्तकों का अभाव होता है। अब सबसे पहले आपको इस पोरीफेरा शब्द को समझना होगा। इसको जब आप समझोगे तो आपको इसके सारे लक्षण समझ में आ जाएंगे। देखो पोरीफेरा का मतलब अगर बात की जाए तो ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है छिद्र युक्त या छिद्र को धारण किए हुए कोई जीव। छिद्र युक्त या छिद्र को धारण किए हुए कोई जीव, ये ग्रीक शब्द है। देखिए वापस से देखिए, पोरीफेरा क्या है? एक प्रकार का ग्रीक शब्द है और इसका मतलब है छिद्र युक्त या छिद्र को धारण किए हुए कोई चीज या कोई जीव, वो कहलाता है पोरीफेरा। ठीक है, पोर का मतलब जानते हो आप? पोर का तो हमने पढ़ा है, पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र। तो पोरीफेरा मतलब छिद्र युक्त। इस प्रकार के जीव होते हैं वो क्या होते हैं? छिद्र युक्त होते हैं। और इनमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक तो होता है साइकन और एक स्पंजिला और 2-3 ऐसे जीव होते हैं जो अमूमन हमने देखे नहीं होते, जलीय जीव होते हैं कुछ, और कुछ ऐसे ही पाए जाते हैं। तो साइकन और स्पंजिला वगैरह ये सारे ही पोरीफेरा संघ के अंदर आते हैं। तो देखिए एक बार फिर से ट्रिक बता देता हूँ। पोर का मतलब होता है छेद, तो पोरीफेरा का मतलब क्या हो गया? छिद्रयुक्त प्राणी। छिद्रयुक्त प्राणी में साइकन और स्पॉन्जिला और 2-4 और आते हैं। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन चलेगी आज फुल। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जीव में एंजाइम नहीं होते हैं? वायरस में, जीवाणु में, लाइकेन में या फिर मानव में? बताना है आपको किस जीव में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है इसको। बताइए जल्दी से, किस जीव में एंजाइम नहीं पाए जाएंगे? वायरस में, जीवाणु में, लाइकेन में या फिर मानव में? 1 2 3। जिसने वायरस जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो वायरस होता है उसके अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। वायरस के अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है? बताइए जल्दी से, कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बी डीएनए, सी है जेड डीएनए और डी है हमारा टी डीएनए। बताइए इनमें से कौन सा डीएनए सही नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस पर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर चौथा टी डीएनए, बिल्कुल सही जवाब है। जो टी डीएनए है वो डीएनए का प्रकार नहीं है। डीएनए 3 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। मुख्य रूप से डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ए, बी और जेड डीएनए 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर डीएनए की खोज की बात कर ली जाए तो जेएफ मिक्सचर
एफ मिशर बात नहीं कर रहा हूँ। एफ मिशर तो वो केंद्रिका वाला साइंटिस्ट है, उसने तो केंद्रिका की खोज की थी। अगर डीएनए की खोज की बात करें तो जे एफ मिशर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में WBC यानी सफेद रक्त कणिकाओं में डीएनए की खोज की थी। आगे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल पूछा है कौन सा नॉन कोऑर्डिनेटा संघ है, कौन सा नॉन कोऑर्डिनेटा संघ है। नॉन कोऑर्डिनेटा संघ बताना है आपको, पोरीफेरा, वर्टिब्रेटा, एगेंथा या फिर पीसीज। बताइए जल्दी से कौन सा नॉन कोऑर्डिनेटा संघ है, बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है पोरीफेरा, बिल्कुल सही जवाब है। पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा एक नॉन कोऑर्डिनेटा संघ है। पोरी में पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब छेद होता है, और पोरीफेरा के प्राणी मुख्य रूप से छिद्र युक्त पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर अब बात कर ली जाए कि इसके और कौन कौन से होते हैं, तो ये सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, मोलस्का, ये सब नॉन कोऑर्डिनेटा संघ होते हैं। सिलेंट्रेटा हो गया, एनिलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं कोऑर्डिनेटा के अंतर्गत। अगर नॉन कोऑर्डिनेटा पूछ ले तो नॉन कोऑर्डिनेटा में क्या क्या आ जाएगा, वर्टिब्रेटा, एगेंथा, पीसीज, और ये सब किसके उपसंघ हैं, ये सब उपसंघ हैं किसके हैं, कोऑर्डिनेटा के उपसंघ हैं। तो नॉन कोऑर्डिनेटा बता दिया मैंने, एक बार फिर विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आगे। अगला सवाल पूछा है प्रतिजैविक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एंटीबायोटिक होते हैं। औषधि होती है, विष होती है, सीरम होती है या फिर ब्राइन होती है। बताइए, इसमें 4 सवाल बताऊंगा मैं आपको, बताइए जल्दी से। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होती है, औषधि होती है, विष होती है, सीरम होती है या फिर ब्राइन होती है। बताइए क्या होती है। 1 2 3 4, ABCD नहीं है आज, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है औषधि, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रतिजैविक होती हैं या एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो विशेष प्रकार की औषधियाँ होती हैं। वो क्या करती हैं, हमारे शरीर के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद में क्या बनाती है, अंदर जाने के बाद में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिजैविक पदार्थ तैयार करती है। तो जब हमें किसी भी प्रकार के रोग का कोई प्रकोप होता है या कोई बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो पहले नहीं हुई हो, सर्दी जुकाम और ये एक अलग बात है, ये तो नॉर्मल से होते हैं। इसके अलावा जैसे पोलियो वगैरह या ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, तो एक बार एंटीबायोटिक या एंटीजन उसका हमारे शरीर में जब बन जाता है तो फिर फ्यूचर में वो रोग हमें कभी नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक इस प्रकार का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है सीरम और एक दिया गया है ब्राइन। तो देखिए, जब हम फल परिरक्षण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ब्राइन का मतलब होता है नमक का घोल। और नमक के घोल क्यों बनाते हैं हम, नमक का घोल बनाते हैं हम सब्जियों के परिरक्षण में। और एक होता है सीरम थोड़ा अलग है, सिरप होता है, सिरप का मतलब होता है शक्कर का घोल। शक्कर का घोल क्यों बनाते हैं हम, जब हम फलों का परिरक्षण करते हैं तो उसमें शक्कर की चाशनी डाली जाती है, और जब हम सब्जियों का परिरक्षण करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, नमक की चाशनी डालते हैं। तो एक सवाल इंक्लूडेड था इसमें, इसलिए बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिए, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 1 4 2 3 3 2 4 1, उल्टा पुट्टा हो गया सब। बताइए उत्तर कितने प्रकार के होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत मदद करेगा ये सवाल। अगर एग्जाम में आता है तो आप लीड मार सकते हो दूसरे स्टूडेंट से। जिसने देखो जवाब दिया है इसका 4 प्रकार के उत्तक, बिल्कुल सही जवाब है। जो उत्तक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब देख भी लीजिए कि कौन कौन से होते हैं ये उत्तक। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला उत्तक होता है उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक होता है, उपकला उत्तक होता है। दूसरा उत्तक होता है हमारा पेशीय उत्तक। जो उपकला उत्तक होता है उसका एक दूसरा नाम और होता है जिसे एपिथीलियल उत्तक के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, एपिथीलियल उत्तक या उपकला उत्तक। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा होता है हमारा पेशीय उत्तक। कौन सा होगा, पेशीय उत्तक। तीसरा होगा हमारा संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक होगा, संयोजी उत्तक। और चौथा कौन सा होगा, तंत्रिकीय उत्तक। चौथा उत्तक कौन सा हो जाएगा, तंत्रिकीय उत्तक। तो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं आज आपने जान लिया है। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने जान लिया कि उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिकीय उत्तक। तो अब ध्यान रखना उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे और इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। अब बताइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, या ये सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है हमारा नोल्वेरस का, ऑप्शन नंबर बी है बीडलवेटेटम, सी है हमारा श्वानवेस्लीडेन और ऑप्शन नंबर डी है हमारा सोरेनसन। बताइए जल्दी से।
आज फुल डिस्कशन क्लास होगी जल्दी से, बहुत मददगार क्लास होगी आज। एक जीन एक एंजाइम एक जीन एक परिकल्पना किसने दी थी, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बीडल वे टेटम, बिल्कुल सही जवाब है। जो बीडल वे टेटल नामक साइंटिस्ट थे, बीडल वे टेटम नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। और नोल मेरस्का को जानते हो आप, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी एक बात बता दूं आपको, ये किसी भी चीज का मतलब जो हम नॉर्मल चीज देखते हैं उसका 2 लाखवां हिस्सा दिखा सकता है आपको, 2 लाख गुना छोटा दिखता है उससे। कितना लाख, 2 लाख गुना छोटा दिखता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 2 लाख गुना छोटी चीज को देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वान लीडन जानते हो आप, सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, सोरेनसन को भी आप जानते ही हो, क्या है सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीवाणु, बी है प्रोटोजोआ, सी है स्तनधारी और डी है हमारा शैवाल। बताइए जल्दी से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी है प्रोटोजोआ, सी है स्तनधारी और डी है हमारा शैवाल। जो सुबह की क्लास में थे जो स्टूडेंट और जिन्होंने सुना था कि जो झालोट सीडलेस मैंने वैरायटी बताई थी पपीते की, वो पपीते की नहीं है बच्चों, देखो वो अनार की है, लेकिन बाय मिस्टेक, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, मैंने वर्क का इतना स्ट्रेस ले लिया। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाऊँ स्टडी मटेरियल, लेकिन इस चक्कर में मैं खुद ही मिसलीडिंग होता जा रहा था। इसलिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला था, कुछ मैसेज दिया था आपको, अगर वो आपने नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही क्लास खत्म हो वीडियो सेव हो जाएगी। आगे का जो फर्स्ट 1 मिनट है उसमें मैंने वही बोला है कि कुछ नहीं, कल से 2 क्लासेस नहीं लगेगी। कौन कौन सी नहीं लगेगी, एक तो 5 बजे वाली और एक 6:30 बजे वाली नहीं लगेगी, बाकी सुबह और शाम वाली क्लासेस यथावत रहेगी और बिल्कुल ढंग पूर्वक लगेगी। तो इसका जवाब बताइए क्या होगा, निम्न में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जिसने ए जवाब दिया है जीवाणु, जिसने ए जवाब दिया है जीवाणु, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु जो होता है उसमें क्या नहीं होते, सॉरी, बिल्कुल 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 सही जवाब है जीवाणु, जिसमें उसमें क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक बिल्कुल उसमें नहीं पाए जाते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही नेटवर्क की आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोशिका में यौगिक का सही क्रम बताना है आपको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ठंडे दिमाग से और ध्यान से समझाऊंगा मैं आपको, तब आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो इसको रख दो आराम से और पहले समझ लीजिए ये क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए यहाँ पर पूछा है कोशिका में जो यौगिक बनते हैं उनका सही क्रम क्या है, किस प्रकार से पहला यौगिक इनमें से कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा और तीसरा कौन सा बनेगा। तो अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा सा आपको समझा देता हूँ ठंडे दिमाग से। आप एक बार में समझोगे, एक बार में ध्यान लगा के समझोगे, आपको याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आप जब क्वेश्चन को देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोशिका के अंदर अमीनो अम्ल होते हैं। अब अमीनो अम्ल से क्या बनेगा, अमीनो अम्ल से बनेगा हमारा प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और फिर प्रोटीन से क्या बनेंगे, एंजाइम बनेंगे। बस इस क्वेश्चन में ये ही पूछा है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंजाइम, ये सब क्या मिक्सअप हो रहा है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि यौगिकों के निर्माण का सही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो अमीनो अम्ल होता है कोशिका में, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कहाँ पर बनता है, प्रोटीन बनता है राइबोसोम पर। राइबोसोम पर प्रोटीन बनने के बाद में उस प्रोटीन में से कुछ भाग का क्या बनता है, एंजाइम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों, सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी को समझ में आ गया, क्या बनाया जाता है, एंजाइम बनाया जाता है। तो अब भूलना मत बच्चों, सबसे पहले अमीनो अम्ल होगा, अमीनो अम्ल से हम प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन से हम क्या बनाएंगे, एंजाइम का निर्माण होगा। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट है शकरकंद में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। शकरकंद के अंदर भोजन किस रूप में संग्रहित होता है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा तना, बी है जड़, सी है फूल और डी है हमारा पत्ती। बताइए जल्दी से, ए तना, बी जड़, सी फूल और डी हमारा पत्ती। शकरकंद के अंदर भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि शकरकंद पादप का कौन सा भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर फूल है। अब बताइए जल्दी से शकरकंद कौन सा भाग है।
जिसने तना वाला जवाब दिया है बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तना नहीं होता है। देखो शकरकंद का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, वापस से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शकरकंद क्या होती है? शकरकंद मुख्य रूप से एक जड़ होती है। जड़ होती है तो अब अगर आपसे पूछ ले शकरकंद में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो शकरकंद में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? जड़ के रूप में संग्रहित होता है। बेचारी शकरकंद खुद अपना भोजन बनाती है, जड़ के रूप में संग्रहित करती है, हम जाते हैं उसको खोदते हैं, धोते हैं और खा जाते हैं। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई शकरकंद के साथ, इसलिए ऐसी नाइंसाफ़ी हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए अब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो शकरकंद को हम क्या कहते हैं? शकरकंद को हम कहते हैं स्वीट पोटैटो। आलू को हम क्या कहते हैं? आलू को हम कहते हैं पोटैटो। जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम हैं, वो भी समझ लीजिए, जो शकरकंद होती है वो होती है स्वीट पोटैटो, और जो हमारा आलू होता है वो होता है पोटैटो। तो पीछे पोटैटो आ रहा है दोनों में, तो हम क्या कहते हैं? पोटैटो पोटैटो आ रहा है, दैट मीन्स दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही यार तना होंगे। तो तना नहीं होता है बेटा, जो आलू होता है वो ही सिर्फ तना होता है, आलू ही सिर्फ तना होता है, और जो हमारी शकरकंद होती है वो जड़ होती है, और दोनों के फैमिली भी अलग अलग है। तो इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होते हैं, इसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंड या स्टार्च की आधारीय इकाई क्या है? मंड या स्टार्च की आधारीय इकाई बतानी है आपको। इससे पहले मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था आपसे, इतिहास में एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था अपनी हिस्ट्री में, इंपीरियल एग्रो क्लासेस की टेस्ट सीरीज की हिस्ट्री में, कि जो वर्गीकरण है उसकी आधारीय इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई बताइए जल्दी से, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? कोई बता सकता है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति को माना गया है, स्पीशीज को माना गया है। किसको? जाति या स्पीशीज को माना गया है। और ये पिछली टेस्ट सीरीज में मैंने 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। अब आपको पूछा है, देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगर आपको पूछ ले प्रोटीन की आधारीय इकाई क्या है, तो प्रोटीन की आधारीय इकाई क्या हो जाएगी? अमीनो अम्ल हो जाएगी। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से। किससे बनता है? अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। कोशिका के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनको 61 प्रकार के त्रिस्तरीय कोडोन कोड करते हैं और राइबोसोम पर लाते हैं। एक क्रम में व्यवस्थित होने के बाद में इनसे किसका निर्माण होता है? इनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के बाद में शरीर में एंजाइम्स बनते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर बताना है मंड या स्टार्च की आधारीय इकाई क्या होगी? फ्रुक्टोज होगी, ग्लैक्टोज होगी, लैक्टोज होगी, या फिर इसके बाद में ग्लूकोज होगी। तो इसका मतलब पूछा गया है यहाँ पर कि जो मंड होता है या स्टार्च होता है वो किससे बनता है? सिंपल सी बात है, वो किससे बनता है या उसकी आधारीय इकाई क्या है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है डी, ग्लूकोज, बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज से ही हमारा स्टार्च या मंड बनता है, स्टार्च या मंड बनता है। और ये जो स्टार्च होता है आलू में बहुत मात्रा में पाया जाता है। आलू की एक बार अंतरिक्ष वाली कहानी भी मैंने सुनाई होगी आपको। आलू की क्या अंतरिक्ष वाली कहानी थी, तो अभी सुनाना पॉसिबल नहीं है। चलो एक बार छोटी सी शॉर्ट में सुना देता हूँ, आलू का क्या सीन रहेगा आगे भविष्य में, आलू क्या चीज़ बनेगा। सबसे पहले जो अंतरिक्ष में सैर करेगा, अंतरिक्ष में सैर करने वाली अगर कोई सब्जी बनेगी तो वो बनेगी आलू। कैसे बनेगी? क्योंकि आलू में इतने सारे गुण पाए जाते हैं कि एक इंसान आलू को खाकर कई सालों तक जिंदा रह सकता है। अकॉर्डिंग टू दूसरी क्रॉप, जो दूसरी क्रॉप होती है उसमें सारे तत्व नहीं पाए जाते हैं, किसी में किसी की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में किसी की मात्रा कम होती है। लेकिन आलू एक ऐसा होता है जिसमें सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर अब कभी मंगल ग्रह पे हम जाएंगे, वहाँ पर बस्तियाँ बसाएंगे, तो वहाँ पर सबसे पहली जो फसल उगाएंगे हम, वो कौन सी उगाएंगे? वो उगाएंगे, सबसे पहले फसल जो उगाएंगे वो उगाएंगे हमारा आलू मामा। ठीक है, तो आलू को सबसे पहले उगाया जाएगा, ध्यान रखना। और इस चीज़ पर रिसर्च भी चल रहा है, नासा में चल रहा है और दूसरी जगह पर चल रहा है। और इसरो तो आपको पता है, इसरो तो हमारा महान है, बहुत महान है। पहली बार में अंतरिक्ष में पहली बार में मंगल ग्रह पर पहुंच गया था, मार्स पर पहुंच गया था। तो ध्यान रखना, अब क्या करेंगे हम, जो अंतरिक्ष में पहली सब्जी उगाएंगे वो आलू ही उगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों के परिवर्धन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव क्या कहलाता है? पौधों के परिवर्धन, अब देखिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप परिवर्धन शब्द को। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है कि जो पौधे की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसमें फूल खिलते हैं, उसमें फल बनते हैं, उस पर जब प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम LDP, SDP, LDP और SDP, ये बोला जाता है। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, ये बोला जाता है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, दीप्तिकालिकता कहलाती है, या फिर प्रकाशानुवर्तन कहलाती है, या फिर वाष्पोत्सर्जन कहलाती है? बताइए जल्दी से, पौधे के परिवर्धन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, दीप्तिकालिकता, प्रकाशानुवर्तन या फिर वाष्पोत्सर्जन?
अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ वापस से। क्वेश्चन पूछा है कि पौधों पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा। पौधों पर जो प्रकाश पड़ रहा है उससे फल फूल निर्माण हो रहे हैं, वो क्रिया क्या कहलाएगी। जिसने बी जवाब दिया है दीप्तिकालिकता, बिल्कुल सही जवाब है। पौधों पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव क्या कहलाएगा। पौधों पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव प्रदीप्तिकालिकता या दीप्तिकालिकता कहलाता है। दीप्ति नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीप्ति भी यही आना था। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है। क्वेश्चन वो सही है बिल्कुल, दीप्तिकालिकता ही उसका आंसर होगा। दीप्ति तो कुछ पर्सनल छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मस्तिष्क प्लस हृदय, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क प्लस सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क प्लस तंत्रिका रज्जु और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मस्तिष्क प्लस आमाशय। बताइए जल्दी से, मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है। आपको बताना है मानव शरीर का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, वो किससे मिलकर बना होता है। मस्तिष्क प्लस हृदय से, मस्तिष्क प्लस सेरिबेलम से, मस्तिष्क प्लस तंत्रिका रज्जु से या फिर मस्तिष्क प्लस आमाशय से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, कौन बनेगा इसमें करोड़पति। बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने जवाब दिया है इसका मस्तिष्क प्लस तंत्रिका रज्जु बिल्कुल सही जवाब है। जो सी वाला आंसर है मस्तिष्क प्लस तंत्रिका रज्जु बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या मिलकर बनाता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें मस्तिष्क और तंत्रिका रज्जु दोनों मिलते हैं और दोनों ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सेंट्रल नर्व सिस्टम का निर्माण करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। उससे पहले देखिए कुछ मस्तिष्क के भाग हैं वो समझ लीजिए आप, ताकि आपको आसानी रहेगी। देखो एक मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का मतलब अपना दिमाग, अपना माथा, अपना ब्रेन, वो क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं वो भाग देख लीजिए। सबसे पहला जो है वो है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क जो हमारा मुख्य मस्तिष्क होता है उसके जो ऊपर वाला भाग, जहाँ पर आप कोई मटकी रखते हो, कोई घड़ा रखते हो, वो भाग कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है प्रमस्तिष्क। फिर इसके बाद में इसके पीछे एक भाग होता है, थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा पीछे, जहाँ पर अपनी क्या होती है, चोटी होती है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा सेंटर कहलाता है मध्य मस्तिष्क। और फिर उसके बाद में पीछे वाला जो भाग होता है जहाँ पर नाई आपकी कटिंग करता है और यू और वी आकार बनाता है, वी शेप बनाता है, वो कहलाता है हमारा अनुमस्तिष्क। क्या कहलाता है, अनुमस्तिष्क। और उसके पीछे आपने देखा होगा एक लंबी सी रचना होती है और वो लंबी सी रचना क्या कर रही होती है, नीचे की तरफ जा रही होती है, वो कहलाता है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा। तो समझ गए होंगे प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, ये तीनों ही क्या होते हैं, मस्तिष्क के भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क में क्या होगा, प्रमस्तिष्क वो भाग होता है जहाँ पर आप कोई मटकी, कोई भारी सामान या किसी प्रकार का कोई सामान जब आप अपने मस्तिष्क पर अपनी टाट के ऊपर रखते हो तो वो जिस भाग को छूता है, वो जिस भाग को छूता है वो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क कहलाता है। और उसके बाद में मध्य वाला भाग जहाँ पर आपकी मेन सेंट्रल चोटी होती है, आपकी जहाँ पर सेंट्रल चोटी होती है, जहाँ पर गोल गोल बाल होते हैं, वो कहलाता है मध्य मस्तिष्क। और फिर उसके बाद में पीछे वाला अनुमस्तिष्क जहाँ पर नाई कटिंग करके वी और यू आकार बनाता है, बिल्कुल वो कहलाता है अनुमस्तिष्क। और फिर उसके नीचे दो लंबी सी रचनाएं नीचे की तरफ जा रही होती है, बड़ी बड़ी नलिकाएं समान आपको प्रतीत होता है, वो क्या कहलाता है, मेडुला ओब्लांगेटा। देखिए सुन लीजिए इसको, मस्तिष्क के पीछे का लंबा भाग जो मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है मेडुला ओब्लांगेटा कहलाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए क्या है, अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करना, फिर से समझा देंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिस्राव ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिस्राव ग्रंथि है। बताना है आपको कौन सी ग्रंथि बहिस्राव ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। दुग्ध ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि। बताइए जल्दी से कौन सी ग्रंथि होगी ऐसी जो जानी जाएगी। जिसने दुग्ध ग्रंथि जवाब दिया है बहिस्राव में, बिल्कुल सही जवाब है। जो दुग्ध ग्रंथि होती है वो क्या होती है, दुग्ध ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्राव ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होगी, दुग्ध ग्रंथि बहिस्राव ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा दुग्ध ग्रंथि, बी है थायराइड, सी है एड्रिनलिन और डी है हमारा अग्नाशय। बताइए जल्दी से, फिर इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे अपन, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे इसी क्लास में। आज बिल्कुल फुल डिस्कशन चलेगा, आज कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जल्दी से इसका क्या जवाब होगा, दुग्ध ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनलिन ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि पूछा है, ध्यान रखना है मिश्रित ग्रंथि है।
बहिस्त्राव ग्रंथि या अंतःस्त्राव ग्रंथि नहीं है। फिर अपन थोड़ा बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है मिश्रित ग्रंथि का जवाब दिया है जिसने, अग्नाशय बिल्कुल सही जवाब है। जो अग्नाशय होता है वो क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। अब देखिए इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा ग्रंथियों का प्रकार क्या होता है। देखिए ग्रंथियाँ हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है, कहीं आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए एक बार। बहिस्त्राव ग्रंथि होती है एक, तो कौन सी ग्रंथि होती है, बहिस्त्राव ग्रंथि। एक होती है अंतःस्त्राव ग्रंथि और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ये ग्रंथियाँ एक विशेष प्रकार का लेटेक्स रसायन निकालती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। अब पहले हार्मोन समझिए, फिर एक एक को मैं डिस्कस करूंगा। हार्मोन क्या होता है ये समझिए पहले। देखो ऐसा रासायनिक संदेश वाहक, ऐसा रासायनिक हार्मोन का मतलब रसायन मतलब लिक्विड, ऐसा संदेश वाहक, रासायनिक संदेश वाहक जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में रक्त के द्वारा जाता है और इनकी सूक्ष्म मात्रा विशिष्ट क्रियाएं करती हैं। समझ में आ गया क्या है हार्मोन, क्या है हार्मोन। सबसे पहले तो हार्मोन किसी न किसी ग्रंथि से निकलेगा, बहिस्त्रावी हो, अंतःस्त्रावी हो या मिश्रित ग्रंथि हो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, रक्त के द्वारा जाएगा, या फिर इनकी पर्सनल से अलग से इनकी पाइपलाइन बिछी हुई होती है, वो अलग से, वो जब मैं तीनों को अभी एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो रक्त के द्वारा जाएगा और इनकी सूक्ष्म मात्रा क्या करेगी, सूक्ष्म मात्रा ही विशिष्ट क्रियाएं करती हैं, वो कहलाते हैं हमारे हार्मोन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे, बहिस्त्रावी ग्रंथि की। तो बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या होती है, शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनका जो स्त्राव होता है वो स्त्राव क्या विभिन्न अंगों तक जाने के लिए उनको विभिन्न वाहिनियों से जाता है, वो रक्त से नहीं जाता है। शरीर में ऐसी कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनके अंदर जो स्त्राव होता है वो स्त्राव एक स्थान से दूसरे स्थान पर किससे जाता है, विभिन्न प्रकार की वाहिनियों से जाता है। उनके लिए पर्सनल पाइपलाइंस बिछी हुई होती है, एक समझाने के लिए बोला है, पाइपलाइंस बिछी हुई होती हैं और उन्हीं से जाता है। और ये सभी ग्रंथियां एक नलिका या वाहिनी होती है, क्या होती है, एक नलिका का रूप लेती है, ये एक वाहिनी होती है और शरीर में स्राव करती हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों का स्राव करती है और विशेष कार्य करती हैं। समझ में आ गया, वापस से समझा देता हूँ। देखिए जो बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है वो क्या करती है, विशेष प्रकार का रसायन स्त्रावित करती है, रसायन स्त्रावित करती है जो हार्मोन कहलाता है, और वो विशेष प्रकार की नलिकाओं या वाहिकाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और क्या करता है, विशेष प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है या चालू करता है। अब इसके बाद में दूसरा है हमारा, अब अगर बहिस्त्राव ग्रंथियों के उदाहरण दूँ आपको, तो जैसे दुग्ध ग्रंथि में आपको पता है, दुग्ध ग्रंथि में दूध कभी खून में नहीं मिलता है, दूध की अलग से ग्रंथियाँ होती हैं, वो दुग्ध ग्रंथियाँ वो थन से जुड़ी रहती हैं और थन से हमें सीधा दूध बाहर निकाल लेते हैं। एक होता है अश्रु ग्रंथियाँ, आंसू वाली जो ग्रंथियाँ होती है वो क्या होती है, वो हमारी आँख के अंदर होती हैं, उसमें भी हमारा ब्लड होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। तो जो बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनकी अलग से पाइपलाइंस होती हैं, वो खून में बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, वो पाइपलाइंस वाहिकाओं या वाहिनिकाओं के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल है, इसके बाद में है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या होती है, इसको देखिए। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए अब इसमें क्या होता है, अंतःस्त्रावी जो ग्रंथि होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो हार्मोन का स्त्राव होता है वो विशेष प्रकार के हार्मोन का स्त्राव ग्रंथि के अंदर ही होता है, और इसको ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है, रक्त की मदद लेनी पड़ती है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं, रक्त के द्वारा जाते हैं, रक्त के अंदर घुलकर जाते हैं, और इनकी सूक्ष्म मात्रा क्या करती हैं, विशेष क्रियाएं या विशिष्ट क्रियाएं करती हैं या विशेष क्रियाओं को अंजाम देती हैं। तो समझ गए होंगे आप। वही स्त्राव ग्रंथियों में तो जो स्त्राव हो रहा था वो क्या कर रहा था, वो शरीर के बाहर जा रहा था। कहाँ जा रहा था, शरीर के बाहर जा रहा था। जैसे दूध शरीर के बाहर आ रहा है, जैसे आंसू शरीर के बाहर आ रहे हैं। और अंतःस्त्राव ग्रंथियों में क्या है, जो अंदर चीज बन रही है, ग्रंथि के अंदर जो चीज बन रही है वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी, वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे निकलने वाले हार्मोन, जैसे FSH हो गया, TSH हो गया या ACTH हो गया, इनके बारे में भी बताऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जैसे आप ये समझ लो, वृद्धि हार्मोन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, ये हार्मोन जो निकलते हैं ये अंतःस्त्रावी होते हैं। ये शरीर के बाहर आपने कभी देखा है, इंसुलिन नहीं आता ना शरीर के बाहर। शरीर के बाहर क्या आता है, दूध आता है शरीर के बाहर पशुओं की ग्रंथियों से, या फिर
उनकी ग्रंथियों से आंसू आता है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये बहिस्राव होते हैं और ये अंतःस्रावी होती है। अंतःस्रावी के अंदर जो स्राव होगा, जो हार्मोन होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खून के द्वारा जाएगा, ब्लड के द्वारा जाएगा, और इसमें किससे जाएगा, अलग से एक वाहिनियां होती हैं उसके द्वारा जाता है। नेक्स्ट देखिए मिश्रित ग्रंथियां। अब दोनों की ही एक और होती है मिश्रित ग्रंथियां। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं इनमें दोनों प्रकार के होते हैं, बहिस्रावी भी होंगी और अंतःस्रावी होंगी। जो दोनों का मिक्स रूप होगा वो मिश्रित ग्रंथियां कहलाता है। अब अगर इसकी बात करें तो मिश्रित ग्रंथियों की बात करें तो जो अग्नाशय होता है हमारा, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो मिश्रित ग्रंथि का आप क्या जवाब दोगे, मिश्रित ग्रंथि हमारी अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा था लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास्टर ग्रंथि द्वारा निकलने वाले हार्मोन हैं। मास्टर ग्रंथि होती है उसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ADH, बी है हमारा TSH, सी है हमारा FSH और डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो बताइए मास्टर ग्रंथि होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है, मटर के दाने के समान। मस्तिष्क के अंदर होती है मटर के दाने के समान। अगर हथौड़ी के दाने से पूछे, हथौड़ी के दाने के समान पूछे तो वो अलग से होती है, वो मेलियस होती है, कर्णस्थी, मेलियस कर्णस्थी होती है, वो हथौड़ी के समान होती है उसकी संरचना। और मास्टर ग्रंथि पूछिए तो मटर के दाने के समान। उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, जिसने सभी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। उससे क्या निकलता है, ADH निकलता है, TSH निकलता है और FSH निकलता है। अब आप कहोगे सर ADH, TSH और FSH को भी समझा दीजिए, इनकी फुल फॉर्म बता दीजिए और ये क्या क्या काम करते हैं ये भी बता दीजिए। तो ठीक है, बिल्कुल अपने पास समय है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इसमें से सवाल आएगा, इसलिए आपको देखिए अगला जो स्लाइड है वो इसी की है, पीयूष ग्रंथि से होने वाले हार्मोन, क्योंकि ये टॉप पे पाई जाती है और इसमें जो हार्मोन होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा निकलते हैं। तो देखिए इसको मास्टर ग्रंथि इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ये जो ग्रंथि होती है वो टॉप पर होती है, टॉप का मतलब हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है, और जो मास्टर चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर ही रहती है। तो इस प्रकार से को रिलेट करके पढ़ लेना, मास्टर का मतलब टॉप, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर पाई जाएगी हमारी मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से निकलते हैं, इसके अंदर जो हार्मोन निकलते हैं मुख्य रूप से 5 होते हैं। कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर है ACTH, जिसको बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोर्पिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एडिनोकोर्टिकोर्पिक हार्मोन। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन समझाने में आपको कमी नहीं लगेगी, समझने में और समझाने में कमी नहीं लगेगी। मात्राओं की गलती हो सकती है क्योंकि हिंदी में टाइप करना पड़ता है, टाइपराइटर नहीं है यहाँ पर, कीबोर्ड से ही करना पड़ता है। तो ACTH याद रख लेना, एडिनोकोर्टिकोर्पिक हार्मोन। फिर दूसरा है हमारा ADH, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब जो एडिनोकोर्टिकोर्पिक हार्मोन है वो क्या करता है, ये वृक्क द्वारा पुनर्अवशोषित और पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का क्या करेगा, काम कौन करेगा, एडिनोकोर्टिकोर्पिक। शरीर के अंदर अगर पानी की मात्रा को नियंत्रित करना है, जो वृक्क होता है उसके द्वारा जो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, उस पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा, एडिनोकोर्टिकोर्पिक हार्मोन। फिर दूसरा है ADH, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा अलग हो गया है, जो एडिनोकोर्टिकोर्पिक हार्मोन होगा वो तो कोर्टिसोन बनाने के लिए उत्तेजित करेगा। किसको उत्तेजित करेगा, एडिनोकोर्टिकोर्पिक हार्मोन कोर्टिसिन बनाने के लिए अधिवृक्क कोर्टेक्स को उत्तेजित करेगा, अधिवृक्क कोर्टेक्स को उत्तेजित करेगा। अब मैंने आपको बताया था वृक्क ग्रंथि होती है, उसके ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि और होती है, वो उत्तेजित करती है। वहाँ पर क्या बनता है, कोर्टिसिन बनता है, कोर्टिसोन बनता है। और वो कोर्टिसोन किसको उत्तेजित करने के लिए कौन हार्मोन स्रावित करता है या कौन उत्तेजित करता है, ACTH उत्तेजित करता है। फिर दूसरा है हमारा ADH क्या करेगा, ये करेगा पानी की मात्रा को नियंत्रित। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। तो ADH क्या करेगा, ADH पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करेगा। अब नेक्स्ट है FSH क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और ये क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन बनाने के लिए अंडाशय को उत्तेजित करेगा। एस्ट्रोजन बनाने के लिए आपको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन बनाने के लिए अंडाशय को उत्तेजित कौन करेगा, FSH हार्मोन करेगा। और TSH क्या करेगा, देखिए TSH की फुल फॉर्म पूछ ले तो थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन। क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन। ये क्या करेगा, ये थायरोक्सिन या
थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। किसको उत्तेजित करेगा? थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, अब वापस से अगर उस समय आपको समझ में नहीं आया है तो अब चारों को एक बार, पांचों को मैं वापस से आपको बता देता हूँ। देखिए नीचे से बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर होगा। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन हमारे हड्डियों की और ऊतकों की वृद्धि करता है। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, हमारे शरीर की हड्डियों की और हड्डियों के साथ साथ ऊतकों की वृद्धि करता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। दूसरा है TSH हार्मोन, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन। क्या करेगा? थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। फिर उसके बाद में है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। एस्ट्रोजन बनाने के लिए अंडाशय को उत्तेजित करेगा। एस्ट्रोजन बनाने के लिए अंडाशय को उत्तेजित करेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा? ये शरीर में वृक्क के अंदर जो पुनः अवशोषित पानी होता है, जो अवशोषित पानी की मात्रा होती है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो शरीर में पुनर्अवशोषित पानी को नियंत्रित करने की मात्रा का हार्मोन पूछ ले तो ADH कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। फिर लास्ट में है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करेगा? अब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा? अब बताइए जल्दी से। देखिए मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है? ये कोर्टिसिन जो होता है उसको बनाने के लिए, कोर्टिसिन को बनाने के लिए अधिवृक्क कोर्टेक्स को उत्तेजित करता है। और अधिवृक्क कोर्टेक्स क्या होता है? जो वृक्क ग्रंथि होती है उसके ऊपर अधिवृक्क कोर्टेक्स पाया जाता है और वहाँ पर क्या बनता है? कोर्टिसिन बनता है। उसको बनाने के लिए ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन उत्तेजित करेगा। और ये सभी पांचों हार्मोन कहाँ से निकलेंगे? पीयूष मास्टर ग्रंथि से निकलेंगे। इज दैट क्लियर? फंडा सारा क्लियर करेंगे। थोड़ा समझने में, देखो कुछ समझने के लिए थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला सवाल क्या है? अगला है वृक्कों द्वारा रुधिर के संगठन के नियंत्रण को संतुलित करने की क्रिया क्या कहलाती है? वृक्कों द्वारा, वृक्क मतलब हमारी जो वृक्क होती हैं उसके द्वारा रुधिर के संगठन, रुधिर का संगठन जिसमें हम क्या पाया जाता है? रुधिर के संगठन में WBC, RBC, प्लाज्मा, जल, सीरम ये पाया जाता है। तो रुधिर के संगठन के नियंत्रण को संतुलित करने की क्रिया पूछी है यहाँ पर। उसको संतुलित करने की क्रिया क्या कहलाएगी? बताना है आपको, बताइए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है हीमियोस्टेटिस, बिल्कुल सही जवाब है। हीमियोस्टेटिस से क्या होता है? हीमियोस्टेटिस जो क्रिया होती है वो वृक्कों के द्वारा की जाती है और उस वृक्क में, उसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में रुधिर के संगठन को नियंत्रित किया जाता है। ये चेक करता है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कम है, WBC कम हो गई, RBC कम हो गई। अगर बिना किसी दवाई के ठीक हो सकती है तो उसको वृक्क ठीक कर सकता है। तो संगठन का नियंत्रण कौन करेगा? वृक्क करेगा, हीमियोस्टेटिस क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा? हेनले के लूप का संबंध किन गतिविधियों से है? हेनले के लूप का संबंध किस गतिविधियों से? बताना है आपको। हेनले का लूप कहाँ पर पाया जाता है या किस प्रकार की गतिविधि करता है? उत्सर्जन, परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र या फिर श्वसन? उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर श्वसन? जिसने इसका जवाब दिया है उत्सर्जन, बिल्कुल सही जवाब है। हेनले के लूप का संबंध किससे होता है? उत्सर्जन तंत्र से होता है। किससे होता है? उत्सर्जन तंत्र से होता है। हेनले के लूप का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। ठीक है, तो आज की ये क्लास थी। क्लास में मैंने बोला था कि नाम लूँगा, लेकिन क्लास ऐसी हो गई कि पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया मैं कि वो आपके नाम वाली स्लाइड्स की उसको नहीं कर सका। कोई दिक्कत नहीं है, कल ले लेंगे आपका नाम, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे पता है कौन कौन है जिन्होंने नाम सही, जिन्होंने अच्छे कमेंट किए। एक है विकास सामोता, एक है अपना कमलेश, फिर उसके बाद में है एक वाणी साहू करके नाम है, फिर उसके बाद में एक है क्या नाम सोनी था उसका, पता नहीं कौन सा, माही सोनी, मैं भूल गया, सोनी करके एक नाम है वो है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहे मेरे को, लेकिन बात काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे। एक काव्या करके कोई स्टूडेंट है, उसने भी अच्छा जवाब दिया था। और स्पेशली कहना चाहता हूँ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे उनसे कुछ डिस्कशन करना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। मुझे कुछ डिस्कशन करना है इंस्टीट्यूट के बारे में, इंग्लिश मीडियम के बारे में।
तो अगर देख रहे हो और आप चित्तौड़ या उसके आसपास के एरिया में रहते हो या फिर कोटा या उसके आसपास के एरिया में रहते हो और आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन से मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर भी नहीं मिलते हैं, वैसे तो वहाँ मिल जाएंगे, तो आप कमेंट में मुझसे मांग सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने बोला। अगर फिर भी आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, कांटेक्ट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से मेरा कांटेक्ट करवा सकता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करवाना, क्योंकि कुछ डिस्कशन करना है इंस्टीट्यूट के बारे में, इंग्लिश मीडियम बैच के बारे में जुलाई अगस्त के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे फिर ठीक सुबह 11 बजे एक धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, बाहर कोरोना है। नमस्कार।